बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे और कुरान पाक पढ़ते होंगे और जितना इल्म आपको हासिल हो उस पर अमल भी करते होंगे। अब डेफिनेटली अब जो हम लाइफ में भी डिफरेंट जो वर्किंग करते हैं और कोई जिस तरह आपके घर में बहन भाइयों की बात करते हैं उसमें कोई ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप की बात जो है बस थोड़े से अल्फाजों से ही समझ लेते हैं और उस पर पूरी रिस्पेक्ट के साथ उस पर अमल करते हैं। उनको ज़्यादा बात बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनका लिंक जो है, कॉन्फिडेंस जो है, वो यकीन जो है माँ बाप के साथ पुख्ता होता है, जिसके लिए उनको ज़्यादा लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं होती। वो तो कई दफ़ा जो है माँ बाप की शक्ल से, उनके चेहरे मुबारक से ही समझ लेते हैं कि माँ बाप जो है हमसे खुश हैं या नाराज़ हैं। तो उसी से उनको परेशानी हो जाती है और वो कोशिश करते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे खुश रहें। अब उनके चेहरे पे भी हमारी तरफ से कोई नाराज़गी ना आए और फ़ौरन उसको फ़िक्र उनको हो जाती है और वो माँ बाप से खुद पूछ लेते हैं कि जी कोई मसला लग रहा है तो आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई मेरे से गलती हो गई तो मुझे बता दें, ताकि मुझे माफ़ कर दें। वो फ़ौरन ही, अब ज़ाहिर है इनका कनेक्शन जो है माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ बात बतानी पड़ती है और वो कुछ फ़िक्रे से ही वो समझ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी बात डिटेल में समझानी पड़ती है और अल्लाह करम करे कुछ ऐसे होते हैं कुछ भी हो जाए उनको समझ नहीं आती। अब जिस तरीके से जो लाइफ में मुख्तलिफ हम वर्किंग जो करते हैं, यही बात फिर जब हम अल्लाह ताला से कनेक्शन की बात करते हैं तो उसमें भी अल्लाह के करम से ही ऐसे भी होता है कि जो है वो फ़ौरन को फ़िक्र हो जाती है कि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे। हम कोई ऐसे काम जो हैं हम नॉलेज गेट करते रहते हैं कि जिस तरह माँ बाप को क्या चीज़ पसंद है वो हम करने की कोशिश करते हैं, माँ बाप को क्या चीज़ नाराज़ करती है तो हम वो कोशिश करते हैं कि वो हम ना करें। तो अब ये ज़ाहिर है ये हम जिससे प्यार करते हैं तो उसका नॉलेज भी गेट किया जाता है कि वो उसको क्या चीज़ पसंद है, अम्मी आपको क्या चीज़ पसंद है खाने में, अब्बू आपको क्या चीज़ पसंद है। इस तरह हम करते हैं ताकि हमारे माँ बाप हमसे खुश रहें और ये हमें करना भी चाहिए और नॉलेज गेट भी करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए माँ बाप सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, तो हमें नॉलेज भी तो गेट करना है ना। अब ये बातें दुनिया की अगर बात की जाए तो बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, हम कहते हैं बिल्कुल ये ऐसी बात है, लेकिन जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो ये बात हमें समझ क्यों नहीं आती। तो हमें क्या ये नॉलेज गेट नहीं करना कि अल्लाह ताला किस बात से खुश होता है, अल्लाह ताला किस बात से नाराज़ होता है, तो हमें ये नॉलेज गेट नहीं करना। तो ऐसे कोई नाराज़गी वाले काम नहीं करने और अल्लाह ताला जिससे खुश होता है। और ये दुनियावी जो है ये रिश्ते अल्लाह ताला ने, माँ बाप बच्चे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, पैदा किए हैं। तो अब ये जो है ये जो खुशी जो है ये अल्लाह ताला ज़ाहिर है सबसे बड़ा है। ये जो लाइफ के डिफरेंट बातें जस्ट हमारे पास थोड़े आइडियाज़ के लिए हैं। अल्लाह ताला जो है जो दुनिया के रिश्तों की बात करते हैं उससे अल्लाह ताला कई दफ़ा पाक होता है, लेकिन फिर भी हम ये दुनिया की बातें ये हमें समझदारी के लिए ही हैं। अल्लाह ताला हम पे करम करे और हम ऐसे काम करें जिससे अल्लाह ताला खुश हो। तो अपना जो टॉपिक जो है जो हम कर रहे थे वो एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस हम पढ़ रहे थे। अब ये देखें ना, एडवांटेजेस हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके ये फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या फ़ायदा होगा। तो अब ये जो अल्लाह की बात करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। कोई भी बात जो है अल्लाह ताला तो हर चीज़ से पाक है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें ही है। तो अब जो है जब एडवांटेजेस हर टॉपिक की बात करते हैं तो हमने एडवांटेजेस अल्लाह रसूल के हिसाब से हमने नहीं देखना कि हमें फ़ायदा क्या होगा। और कुछ ऐसे ही हैं वो कहते हैं कि ठीक है बस मेरे माँ बाप खुश हो जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माँ बाप खुश रहें, वो मुस्कुराते रहें, मुझे रिटर्न में कोई मतलब नहीं चाहिए, मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे कोई सैरों की जो ज़रूरत नहीं है, बस अम्मी आप खुश रहें, अब्बू आप खुश रहें। तो इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला के साथ भी हमारा ऐसा कनेक्शन हो सकता है। हर टॉपिक के अंदर अल्लाह रसूल है अगर हम तवज्जो करें तो अपना टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाह ताला से हमेशा कनेक्ट रहने की दुआ करें। अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे और हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस। स्टूडेंट जो हम लास्ट लेक्चर में ये एडवांटेज का टॉपिक पढ़े थे इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 4 एडवांटेजेस हमने पढ़े थे।
अगले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग MS Access। Microsoft Access has been around for a long time, so expertise is not going to disappear। अब ये देखें ना, एक हमें कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो है वो बनाई गई है जो अभी बनी है, तो उससे थोड़ी सी परेशानी भी है कि जी आगे ये कितने अरसे तक ये हमें फ़ायदा देगी, इसकी वर्किंग क्या है। कोई नई प्रोडक्ट ख़रीदते हुए थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं ये इसकी वर्किंग स्मूथ है या नहीं है, ये प्रॉपर्ली आगे इस्तेमाल होगी, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी करेगा प्रोडक्ट के नहीं करेगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उसको कुछ टाइम हो गया है कि जितने काफ़ी अरसे से ये इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के अंदर मार्केट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए फिर हमारे पास इसमें इसकी जो एक्सपर्टीज़ जो है वो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं और इसका नॉलेज जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। इट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर शामिल है एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपीयर एनी टाइम सून। और इसमें इतना चांस नहीं है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का मेन पैकेज के तौर पर भी ये हमारे पास ये सॉफ्टवेयर जो है मौजूद है, अवेलेबल है, तो इसका चांस कम है कि जी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़त्म ही ना हो जाए। इफ़ यू वांट अ सिस्टम दैट इज़ गोइंग टू हैव लॉन्गिविटी, कि जो आप ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एक्सेस भी आपकी चॉइस है कि आप एक्सेस यूज़ कर लें, इसको भी लॉन्गर टाइम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सो इज़ फुली इंटीग्रेटेड विद द अदर MS ऑफिस पैकेजेस लाइक वर्ड, एक्सेल एंड आउटलुक। ठीक है, अब ये जो है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है, पैकेज का पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विद अदर सॉफ्टवेयर्स ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। जैसे इसको हम वर्ड में, एक्सेल में, आउटलुक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको पता है टेबल बनाया जा सकता है, एक्सेल तो वैसे ही बनाया एक हमारे पास टेबल एनवायरनमेंट है। आउटलुक जो है ठीक है, ये हमारे सिलेबस के वाले से इसमें लिखा हुआ है, अदरवाइज़ जो है कि ये जब आप ईमेल आपने सेंड रिसीव करना होता है तो हमारे पास ये भी सॉफ्टवेयर जो आप इसको ठीक है, इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, तो लेकिन ये इसके ज़रिए भी आप ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये सारे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज के ही मुख्तलिफ टूल्स हैं, तो इनको आप इनके डाटा को आपस में इंटीग्रेट किया जा सकता है। सम एग्जाम्पल्स हेयर आर मेल मर्जिंग। जो मेल मर्जिंग का फीचर वर्ड में मौजूद है, जिसमें हमें नाम्स और एड्रेसेस जो है वो हम बता सकते हैं, और वो नेम और एड्रेसेस जो है एक्सेस डेटाबेसेस के अंदर मौजूद हैं कि वहाँ से वो नेम और एड्रेसेस पिक करे और उस जो यूज़र को वो मेल जो है वो सेंड कर दे। एंड देन सेंडिंग आउट दी मेल शॉर्ट बाय ईमेल यूजिंग आउटलुक, और फिर आउटलुक सॉफ्टवेयर की मदद से जो है उसको मेल सेंड की जा सकती है, और वो जो डाटा जो है नेम से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, वो एक्सेस की डेटाबेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब ये देख लें कि हमने टॉपिक फीचर इस्तेमाल किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नेम एड्रेस एक्सेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हैं, और फिर हम उसको मेल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटी ऑफ आउटलुक सॉफ्टवेयर। एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन अवेलेबल टू ए नॉर्मल यूज़र विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और एनीथिंग, जिसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग फ़ीचर की हमें ज़रूरत नहीं, नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यूज़र जो है ये एडवांटेज अवेल कर सकता है। सिमिलरली विद एक्सपोर्टिंग डाटा एंड रिपोर्ट्स टू एक्सेल फॉर एनालिसिस और टर्निंग एन एक्सेस रिपोर्ट इनटू अ PDF। एडोब की आप फाइल बनाना चाह रहे हैं एंड अटैचेज टू एन ईमेल यूजिंग दी स्टैंडर्ड मेन्यूज़ विद इन एक्सेस। ये भी आप कर सकते हैं कि डाटा को या रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर, किसी टूल में आप एक्सपोर्ट कर दें, एक्सेल में ले जाएं। एक्सेस जो है उसका डाटा जो है वो आप एक्सपोर्ट करके जो है वो एक्सेल में ले जाएं, इसकी PDF फाइल बना दें, एडोब की फ़ाइल बना दें, ये बनाया जा सकता है। फिर अगला जो एडवांटेज है, द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एक्सेस आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग नाउ विद गुड वेब इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जो है स्टूडेंट, अब ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, यानी जो हमारे पास ये आता जाता है कि जी
ये बोर्ड के हवाले से डिफरेंट जो मार्किंग स्कीम्स आ जाती हैं, ठीक है, उस पर तवज्जो करनी होती है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका हुआ है कि जिसमें हमारे पास जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है अब वो पेपर उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो इसलिए अब क्योंकि ये बात भी ज़रा ज़हन में रखें कि स्मार्ट सिलेबस के हवाले से टॉपिक स्किप भी हो रहे हैं, उसके बाद जो है आपने आगे अब वो आपने जो एंटी टेस्ट जो है उसके लिए भी आप नॉलेज गेट करेंगे, वो भी आपने टेस्ट देना है। और कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जो चीज़ें आप यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस स्किप हैं वो आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उधर बताई जा रही होती हैं, आपको वो फिर पढ़नी पड़ती हैं। तो अब ये क्या हमारे पास ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेट है या नहीं है कि अगर टॉपिक जो स्मार्ट सिलेबस में स्किप हुए हैं क्या वो टॉपिक 100% बोर्ड के सिलेबस में नहीं आने, क्या वो टॉपिक जो है एंटी टेस्ट जो है जो आपने तैयारी करनी है उसमें नहीं आने, क्या हमारे पास ये टॉपिक जो हैं कि आगे जो प्रॉपर जो अगला जो डिग्री है उसमें भी इसको इंटीग्रेट किया गया कि नहीं किया गया। तो अब ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए जो नॉलेज हमारे पास आ रहा है, जो नॉलेज आप गेट कर रहे हैं उसको आप पूरी तवज्जो करके इसको पढ़ें समझें। तो हम ये चैप्टर 5 के हवाले से ये एडवांटेजेस जो हैं MS एक्सेस, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम जो है 8 पॉइंट्स आपने करने हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपसे 4 पॉइंट पूछे और कहे कि जी 4 पॉइंट्स को आप ज़रा डिटेल में बता दें। तो हर पॉइंट जो है 2 मार्क्स का होता है, तो 4 पॉइंट जो मिलके हमारे पास जो है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगला एडवांटेज क्या है, दी कैपेबिलिटीज़ ऑफ एक्सेस आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग। अब ये गुड वेब इंटीग्रेशन की मदद से ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है। विद ईच न्यू वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एवॉल्व्स ब्रिंगिंग न्यू कैपेबिलिटीज़। जैसे जैसे वर्जन जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, एनहेंस होते जा रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ भी डेफिनेटली इम्प्रूव होती जा रही हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए वर्जन जो आ रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सेस जो है वो भी तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज है उसका एक टूल ही है, तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो फीचर्स इसके भी बढ़ रहे हैं। यू कैन नाउ लिंक योर फुली फंक्शनिंग डेस्कटॉप एक्सेस एप्लीकेशन टू योर डाटा इन दी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो हमारे पास एडवांस टॉपिक है इंटरनेट का, तो आप जो अपने जितने भी एक्सेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस एप्लीकेशंस बनाएंगे उसको हम लिंक कर सकते हैं विद हमारे जो एडवांस टॉपिक है इंटरनेट का क्लाउड कंप्यूटिंग। सैम्पल डेटाबेसेस, अब एक्सेस के अंदर हमने जो एडवांटेजेस पढ़ा था अभी कि विज़र्ड्स अवेलेबल हैं, इजी टू यूज़ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स एंड स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आसानी से हम डेटाबेस बना सकते हैं। एक तो ये है कि हम स्टेप्स आसानी से हम डेटाबेस बना लें। एक ये एडवांटेज भी है कि इसके अंदर पहले से डिफरेंट बनी बनाई डेटाबेसेस भी मौजूद हैं। अगर आपने जो डेटाबेस बनानी है और एनवायरनमेंट के अंदर जो डेटाबेस मौजूद है, अगर वो डेटाबेस जो आपने बनानी है अगर पहले से मौजूद है तो ज़ाहिर आपको बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप उसी डेटाबेस को यूज़ कर लें। और अगर कोई स्लाइड से चेंज रिक्वायर है तो स्लाइड से चेंज कर लें, आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका एडवांटेजेस। MS Access includes sample database application for users. These applications help the user to learn about real world tables. इसके अंदर अब हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स होते हैं, और वो क्या हैं, ये हमारे पास टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स, ये हमारे सिलेबस में यही 4 कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट शामिल हैं जो सेकेंड ईयर के हवाले से हमने पढ़ने हैं। तो ये डेटाबेसेस जो बनी बनाई मौजूद हैं उसके अंदर ये कंपोनेंट चारों मौजूद हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट टू फॉर्म ए डेटाबेस सिस्टम। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी बने बनाए मौजूद हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप भी क्रिएट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर डेटाबेस जो हमने बनानी है और अगर ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है तो ज़ाहिर है फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो वक्त के साथ साथ नए वर्जन्स के हवाले से ये सैम्पल डेटाबेसेस जो हैं उसकी रेंज भी बढ़ती जा रही हैं। कीज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है। MS Access allows the user to view all relationship in the database graphically। अब जितने भी रिलेशनशिप्स हैं जो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करने के लिए आपको रिक्वायर होते हैं, तो आप जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो आप ग्राफिकली जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हम टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इनको आप रिलेट भी कर सकते हैं बड़ी ग्राफिकली आसानी से
और इनका रिलेशनशिप जो है ग्राफिकल एनवायरनमेंट में आप देख भी सकते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और आप इसको देख भी रहे हैं। ये रिलेशनशिप विंडो, ये चैप्टर 6 में हम ये ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कैसे किया जाता है, ये चैप्टर 6 में हम करेंगे, देखेंगे। द रिलेशनशिप विंडो इज़ यूज टू डिस्प्ले दीज डेटाबेस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप विंडो है जिसमें आप आसानी से ये डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग रिलेशनशिप्स ईजियर एंड क्विकर, और इसकी मदद से फिर ये रिलेशनशिप का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए आसान भी है और फास्ट भी है। नो रिडंडेंसी, ये तो कंप्यूटर का ही जनरल एडवांटेज ही है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर्ड विद एनी मैनुअल एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ जो है कि इसमें डुप्लीकेशन भी नहीं होती। क्योंकि देखें ना, डुप्लीकेशन के लिए हमारे पास रिलेशनशिप का टॉपिक अगर अवेलेबल है तो डाटा जहाँ मौजूद है वहीं पर रहे, हम डिफरेंट लिंक्स की मदद से, डिफरेंट रिलेशनशिप टॉपिक की मदद से हम डाटा को रिलेट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें डाटा चाहिए होगा हम वहाँ पे रिलेशनशिप रिलेट करके डाटा हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे डाटा को एक से ज़्यादा जगहों पे कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी कंप्यूटर का होने का मेन फ़ायदा, एक तो फास्ट स्पीड है क्योंकि ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, और साथ ही साथ जो है वो उसकी डुप्लीकेशन भी इसमें नहीं होती क्योंकि रिलेशनशिप का हमारे पास कंसेप्ट मौजूद है। MS Access allows the user to store, retrieve, sort, analyze and print information stored in the database। एक्सेस की मदद से जो है इंफॉर्मेशन हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, सॉर्ट एनालाइज कर सकते हैं जो डाटा जो है डेटाबेस में मौजूद है। डाटा में बी मैनिपुलेटेड विदाउट रिडंडेंसी, डाटा जो है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट रिडंडेंसी, और रिडंडेंसी जो है कि डुप्लीकेशन ना हो, ये हमारे पास रिलेशनशिप के टॉपिक की मदद से ही हमें मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। बाय डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ डाटा, जो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा उसके दरमियान रिलेशनशिप टॉपिक की मदद से ही जो है ये रिडंडेंसी जो है ख़त्म हो जाती है। फिर हमारे पास RDBMS, RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको रख लें, ये बोर्ड में भी आया हुआ है RDBMS का शॉर्ट क्वेश्चन। RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 2 में जो आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ा था कि वो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो उसको रिलेशन कहा जाता है, तो इसका मतलब है RDBMS के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and RDBMS is a DBMS designed specifically for relation databases. Therefore, RDBMSs are a subset of DBMS. ठीक है। A relation database refers to a database that stores data in structured format using rows and column की मदद से जो है डाटा को डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है। This makes it easy to locate and access specific values within database। इसका फ़ायदा क्या है कि आसानी से आप डाटा को वैल्यूज़ को लोकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ रिलेशन बिकॉज द वैल्यूज़ विद इन ईच टेबल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये बात आने रिलेशन, क्योंकि आप रिलेशनशिप के फ़ीचर की मदद से डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं जो मुख्तलिफ टेबल्स में, ऑब्जेक्ट्स में, कंपोनेंट्स में मौजूद हैं वो रिलेट हैं, इसलिए इसको रिलेशन डेटाबेस कहा जाता है। टेबल्स में ऑल्सो बी रिलेटेड टू अदर टेबल्स। इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट क्यूरीज ऑन द डाटा इंक्लूडिंग adding, updating and searching for values. For example, it may display data in a table like a spreadsheet. आप spreadsheet के तौर पर डाटा देख सकते हैं, allowing you to view and even added individual values. Most well-known DBMS applications fall into the RDBMS category. Example include Oracle database, MySQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2. ये हमारे पास जो हैं ये RDBMS की कैटेगरीज के अंदर मौजूद हैं। सम ऑफ दीज प्रोग्राम सपोर्ट नॉन रिलेशन डेटाबेसेस भी, बट दे आर प्राइमरीली यूज फॉर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। फैसिलिटीज़ जो हमें RDBMS प्रोवाइड कर रहा होता है, गुड RDBMS प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग फैसिलिटीज़। इंश्योर्स दैट ऑल डाटा स्टोर्ड आर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। जितना भी डाटा स्टोर किया जा रहा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में ही अवेलेबल है। फैसिलिटेट्स प्राइमरी की विच हेल्प्स इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रोज
ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्राइमरी की किसी भी कॉलम एट्रीब्यूट को प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप रोज़ को या रिकॉर्ड्स को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स क्रिएशन फॉर रिट्रीविंग डाटा एट ए हायर स्पीड, और ये RDMS की फैसिलिटी में ये भी शामिल है कि डाटा जो आप रिट्रीव एक्सेस करना चाह रहे हैं उसमें हमें स्पीड, एक्स्ट्रा स्पीड भी मिल जाती है। फैसिलिटीज़ ए कॉमन कॉलम टू बी शेयर्ड अमंग 2 और मोर टेबल्स, कि एक कॉलम एट्रीब्यूट को आप डिफरेंट टेबल्स के साथ आप उसको शेयर रिलेट भी कर सकते हैं। मल्टी यूज़र एक्सेसिबिलिटी इज़ फैसिलिटेटेड टू बी कंट्रोल बाय इंडिविजुअल यूज़र्स। मल्टीपल यूज़र एनवायरनमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस को एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है हमारे पास कोई भी एनवायरनमेंट कंप्यूटर का वो नेटवर्क एनवायरनमेंट ही है, क्योंकि अब जो है ये नेटवर्क एनवायरनमेंट या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगला एडवांटेज फैसिलिटी क्या है? ए वर्चुअल टेबल क्रिएशन इज एनेबल टू स्टोर सेंसिटिव डाटा एंड सिंप्लीफाई क्यूरीज। वर्चुअल टेबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट जो वर्चुअली हमें लगता है कि वो टेबल है, लेकिन वो मे बी हमें टेबल का एनवायरनमेंट दे रहा होता है तो हम ऐसे समझते हैं कि वो टेबल ही है, लेकिन वो जस्ट टेबल का एक व्यू दे रहा है। ये हम जब देखेंगे डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टॉपिक हमने पढ़ना है इसी चैप्टर 5 में, तो इसको हम देखेंगे। प्रोवाइड्स एफिशिएंट बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स, ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफरेंट बैकअप और रिकवरी के एडवांस फीचर्स भी हमें RDBMS में मिल रहे होते हैं, अदर दैन नॉर्मल स्टैंडर्ड बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स। अब हमारे पास जो है ये टॉपिक इधर करके अब हम अपने टॉपिक को टेक्स्ट बुक के हवाले से कंटिन्यू करते हैं। ये हमने पहले टेक्स्ट बुक के हवाले से ये एडवांटेजेस हमने पढ़ा था, ठीक है। ये चैप्टर 6 पे हम आ गए हैं। ये चैप्टर 5 में हम थे और ये हमने इसके एडवांटेजेस IDE के पढ़े थे, एक्सेस के पढ़े थे। अब आगे हमारे पास ये कुछ एनवायरनमेंट है। अब ये जब हम यूज़ करेंगे चैप्टर 6 के अंदर, तो ये कुछ छोटी बेसिक बातें हैं, तो इसलिए इसको चैप्टर 6 के अंदर हम डिटेल में हम देख लेंगे। अब ये बता रहा है कि डेटाबेस जो क्रिएट करना होता है तो क्रिएट कैसे किया जाता है, क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस। अब इस एनवायरनमेंट में बाकी एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है कि बाकी एनवायरनमेंट जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, एक्सेल की बात करते हैं, सी लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो एक ब्लैंक फ़ाइल एनवायरनमेंट हमें पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन डेटाबेस में एक्सेस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आप जो है वहाँ पे डेटाबेस जब कुछ बनाना चाहते हैं तो एनवायरनमेंट आपको नॉर्मली बाद में दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको डेटाबेस का नाम जो है वो पहले बताना पड़ता है। बाकी सब वर्ड में, एक्सेल में, सी लैंग्वेज में ऐसे नहीं है। वहाँ पे कोई एक ब्लैंक हमें एक फ़ाइल कोई दे देता है, नाम उसमें कुछ लिखा होता है, और आप जो है उसके अंदर जो है आप फिर दोबारा जब आप सेव अपने किसी नाम से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस के अंदर जो है आपको इसका नाम पहले बताना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये उसने ये कमांड आपको बताई है। ये एनवायरनमेंट ये चैप्टर 6 में जब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे इसको क्लियर कर लेंगे। ये जस्ट एक देखने के हवाले से है कि यहाँ पे आप डायरेक्टिव ड्राइव पहले बताएंगे, फिर 8 कैरेक्टर में फ़ाइल का नाम बताएंगे, ओके करेंगे तो ये डेटाबेस हमारी क्रिएट हो जाएगी। हमारे पास 3 तरीके हैं जो चैप्टर 6 के अंदर हम अभी देखेंगे। इसके जी डेटाबेस को क्रिएट करने के 3 मेथड्स क्या हैं। अब यहाँ पे डेटाबेस लिखा हुआ है, आप इसके ज़रिए आप ये भी कर सकते हैं कि जी टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं सिमिलर हैं कि जी नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, विज़र्ड की मदद से या कोई टेबल डेटाबेस पहले से मौजूद है उसकी मदद से, ठीक है। अब डेटाबेस विज़र्ड जो हमने बात की है कि इजी टू यूज़ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसको डेटाबेस विज़र्ड कहा जाता है। ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आप ये क्लिक कर देंगे, पहले ऑप्शन है जी ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस, कि आप खुद से आपको खुद चीज़ हर डेटाबेस के हर स्टेप खुद आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब विज़र्ड की बात करते हैं तो इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे
जो डिफरेंट ईजी टू यूज़ डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से आप आसानी से डेटाबेस बना सकेंगे। तो ये हमारे पास विज़ार्ड है, ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है, इसकी ये भी डिटेल नहीं है सिर्फ आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखा रहा है। इसमें विज़ार्ड की मदद से करेंगे तो फिर आप डेटाबेस का नाम लोकेशन बताएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये वो दोबारा क्रिएट है डेटाबेस विदाउट यूजिंग द डेटाबेस विज़ार्ड। अगर आप डेटाबेस विज़ार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप पहली ऑप्शन पे ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारे सिलेबस में बोर्ड की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 और 2003 शामिल है, लेकिन ये एनवायरनमेंट जो पहले भी आपके प्रैक्टिकल में ये शामिल नहीं था और अभी भी प्रैक्टिकल आपके अभी करंटली जो नॉलेज के वाले से जो प्रैक्टिकल नहीं होने, तो इसमें भी डेटाबेस जो है वो पहले ही अवेलेबल नहीं है, तो अब तो अवेलेबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे वैसे एनवायरनमेंट बोर्ड के हवाले से जो सिलेबस है वो एक्सेस 2000 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 शामिल है, तो उसके हवाले से ये आपको कुछ स्क्रीन्स डायलॉग बॉक्सेस दिखाए जा रहे हैं। आपके कंप्यूटर में भी 2019-20 अवेलेबल है। फिर ये बता रहा है कि जी आपने जो डेटाबेस बनाई होती है, तो ये मेन स्क्रीन की तरफ बात कर रहा है कि अगर डेटाबेस जो आपने बना दी है, अब बनाई कैसे जाती है परेशान अभी ना हो, चैप्टर 6 के अंदर ये डेटाबेस टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीखेंगे। अभी तो जस्ट इनिशियल आपको ये कोई डायलॉग बॉक्सेस सिर्फ दिखा रहा है, अभी तो जिसने बताया ही नहीं कि डेटाबेस बनाते हैं कैसे, उसका सिर्फ इनिशियल स्टेप की ही बात की है। उसके बाद डेटाबेस जब बन जाती है, कैसे बनती है चैप्टर 6 में, तो फिर ओपन करने के लिए आप क्या करते हैं, वो मेन जो डायलॉग बॉक्स है उसमें जो ओपन है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, उस पर क्लिक करते हैं। डेटाबेस जो पहले से बनी हुई है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो डेटाबेस जो पहले से बनी हुई है वो ओपन हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है कि ये एग्जिटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कि जी एग्ज़िट करना हो तो फिर कैसे किया जाता है, फाइल मेन्यू में से आप एग्ज़िट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, या आप क्लोज़ बटन जो अवेलेबल है, जो क्रॉस का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ तक था। अगला स्टूडेंट ये जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन विंडो, ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ये हमारा स्किप हो रहा है, ये हमने नहीं करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एप्लीकेशन विंडो ये हम स्किप करेंगे। ये टॉपिक जो है ये एनवायरनमेंट वैसा ही है जिस तरीके से आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में पढ़ा था कि जब वो सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, डिफरेंट हमारे पास बटन्स होते हैं, कमांड बटन्स। तो ये टॉपिक जो है स्मार्ट सिलेबस के वाले से हम नहीं कर रहे, ये वही देख लें, मिलता जुलता ही है जो आपने वर्ड में, एक्सेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा। टाइटल बार, फिर हमारे पास ये मेन्यू बार की बात की, टूल बार्स हैं, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट आइकॉनिक बटन्स हैं, आप उस पर क्लिक करके भी कमांड इशू कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स ये अवेलेबल हैं, तो ये इसको स्किप किया गया है। उसके बाद जो है डेटाबेस विंडो, अब ये जब हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2000 2003 इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तो डेटाबेस विंडो ही आती है जिसके ज़रिए फिर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक भी स्किप कर दिया गया है। तो अब इसलिए जो है जब चैप्टर 6 होगा तो मैं आपको नए एनवायरनमेंट में ही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब डेटाबेस विंडो का टॉपिक भी स्किप है, तो पुराने और नए वर्जन में इसी टॉपिक का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये स्मार्ट सिलेबस में तो इसको स्किप ही कर दिया गया है, तो डेटाबेस विंडो जो है ये टॉपिक भी हम नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है जो हमने करना है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, वो है हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमने टॉपिक करना है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये एक टॉपिक रह गया और ये टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी होगा और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी होगा। तो अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।